बहुत से लोग मुझसे मेरी सफलता का राज पूछते हैं। मैं आपको आज एक सफलता का मूल मंत्र देता हूँ, कैसे हम जीवन में सफल हों और क्या चीज़ें हैं जो हमें सफलता की ओर आगे ले जाती हैं। मैं सफलता के लिए उन्हीं बातों को मानता हूँ जिन बातों से एक आम इंसान आगे जाता है, जिसे आपने बचपन से सुना होगा। जैसा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे, और जीत एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जीत जरूर मिलती है। यही सब बातें, जो लफ्ज़ें जो आप कई पुस्तकों में पढ़ते हैं, आजकल व्हाट्सएप में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, यही सब लफ्ज़ें मेरी सफलता के राज हैं। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का बेटा था, वो भी आदिवासी क्षेत्र था मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले का। मेरी भी पढ़ाई उसी गवर्नमेंट स्कूल से हुई, उसी हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे दूसरों से अलग करती थी, वो थी मेरे कार्य करने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका और मेरा समर्पण। हमेशा दो चीज़ कही जाती है, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समस्याएं सबके पास एक जैसी होती हैं और अवसर भी सबके पास एक जैसे होते हैं। कुछ लोग उस अवसर का समय पर लाभ उठाकर आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग उस अवसर को गंवा देते हैं। या दूसरी बात ये कहें कि कुछ लोग जीवन की उन समस्याओं से डरकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं के साथ संघर्ष करते हुए निखर जाते हैं। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आपकी जैसा ही व्यक्ति हूँ, जो संघर्षों से लड़ता रहा और निखरता रहा। मेरा ये मानना है, संघर्ष जीवन के उस ब्रश के समान होते हैं जो आपको हमेशा साफ करते हैं और नए रास्ते सुझाते हैं। मैं बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता था और अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था। यह है आज सन 95 की बात। लेकिन आपको जैसा मालूम है कि एक गांव से क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल होता है। मैं जब भी क्रिकेट मैच देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ बनना चाहिए। मैं हमेशा सचिन तेंदुलकर को देखकर, कपिल देव को देखकर बड़ा प्रभावित होता था कि नहीं, देश के लिए मुझे कुछ करना है। लेकिन गांव में मैंने क्रिकेट भी खेला, ऊंचे स्तर पे भी खेला, लेकिन एक समस्या जो मुझे हमेशा रही वो था सामानों का अभाव। ना वो बैट मिल पाए अच्छे, ना ग्लव्स मिल पाए, ना पैड मिल पाए, ना बॉल मिल पाई। जब मैं सेकेंड ईयर में था, मेरे फादर का देहांत हो गया। फादर से जब मुझे लगा कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, तो फादर से मैंने बोला कि चलो मैं क्रिकेटर तो नहीं बन सकता, कम से कम कलेक्टर तो बन सकता हूं। एक आम बात आप जानते होंगे कि गांव में कलेक्टर शब्द का बड़ा महत्व होता है। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं क्यों ना कलेक्टर बनूं, अगर क्रिकेटर नहीं बन पाता तो पिताजी से मैंने कहा कि मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। मेरी 3 बहनें और मेरा एक भाई है। मेरे पिता ने कहा कि बेटा, मैं टीचर हूं और मेरी तनख्वाह 6,000 रुपये की है। मैं 5 बच्चों को एक लिमिट में ही पढ़ा सकता हूं, इसलिए तो मैं बहुत उच्च शिक्षा नहीं दे सकता। तो मैंने भी समय को स्वीकार किया और संघर्ष करता रहा। जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, मेरे फादर का अचानक से हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुझे लगता था कि मैं अपनी जिद से, अपने स्वभाव से पिता को मनाकर मैं बाहर पढ़ने चला जाऊंगा और कंपटीशन की तैयारी करूंगा। लेकिन फादर के देहांत के बाद मुझे लगा कि मेरे जो सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे। क्योंकि मेरी माँ को अब पेंशन मिलने लगी और मेरी माँ पे जिम्मेदारी मेरी बहनों की और मेरे भाइयों की भी आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने माँ से अपनी बातें की और मेरी माँ ने इस बात को स्वीकार किया कि जाओ, जाकर तुम अपनी तैयारी करो। चूँकि छोटा था घर में, इसलिए मौका मुझे मिल गया। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि
जब मेरे पिता का देहांत हुआ, जो मैं आपको कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो 100 मीटर का दौड़ धावक होता है, आप जानते हैं विश्व रिकॉर्ड 9 सेकंड से कुछ अधिक समय में बना है। अगर आप भी 100 मीटर की दौड़ तेजी से लगाएं उम्र में, तो आप भी 11 सेकंड में 100 मीटर की दूरी सामान्यतः आम लड़का तय कर लेता है। और विश्व रिकॉर्ड 10 सेकंड से कुछ छोटा से समय का है। मतलब आपके और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बीच में केवल 1 से 1.5 सेकंड का अंतर है। आप जानते हैं, इस 1.5 सेकंड को कम करने के लिए वो धावक अपने जीवन के अमूल्य समय गंवाता है। वो दिन रात मेहनत करता है, जीवन को उस प्रकार से जीता है, और उसकी 15 से 20 साल की मेहनत उसे वो 1 सेकंड कम करने का महत्व देती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि केवल एक दिन में कोई भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन लगातार आप करें तो एक दिन में सफलता जरूर मिलती है। वो धावक जो विश्व रिकॉर्ड बनाता है, विश्व में जीतता है, उसकी वो 20 साल की लगातार मेहनत का नतीजा होता है। यही बात मैंने अपने जीवन में, जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, मेरे फादर का अचानक से देहांत हो गया। 28 मार्च 2000 को मेरे पिता का देहांत हुआ और 30 मार्च से मेरी एग्ज़ाम थी। 28 मार्च अचानक से पिता का देहांत होना मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मैं अपने पिता को बहुत प्यार करता था। 30 तारीख को मैंने पेपर दिया। पहला पेपर मेरा गणित का था। अगला पेपर मेरा 4 तारीख को था। 4 तारीख को फिर मैंने पेपर दिया। उसी बीच में मेरा मुंडन हुआ, सब कुछ हुआ। 6 तारीख को मेरा अगला पेपर था। 6 तारीख को जब मैं पेपर देने बैठा था, तो मुझे पेपर देने के बाद बताया गया कि मेरी नानी का देहांत हो गया। और मेरी नानी का देहांत 5 तारीख की रात को हुआ। उन्होंने मुझे बताया नहीं ताकि मैं पेपर दे लूँ। अगला पेपर मेरा 10 तारीख को था। जब मैं नानी के देहांत की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब मैं अगला पेपर देने पहुंचा, और पेपर जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म हुआ, मुझे मेरे परिवार वाले मेरे कॉलेज के बाहर ही मिले और बोले कि तुम्हारे चाचा का भी देहांत हो गया है। मेरे लिए ये तीसरी मौत थी। अगले 6 दिनों बाद पेपर था। उन 6 दिनों में मेरे सर के दोबारा 2 बाल निकाले गए। मतलब मेरा मुंडन हुआ, मेरे पिता के मरने पर, मेरी नानी के मरने पर, मेरे चाचा के मरने पर। उसके बाद 18 तारीख को मेरा अगला पेपर था, और 18 तारीख को पेपर होने के बाद 19 तारीख को मेरे एक और गांव के दूसरे चाचा, जो मेरे बहुत करीबी थे, उनका भी देहांत हो गया। इस प्रकार 10 पेपरों के अंतर में और अगले 20 दिन में मैंने 4 मौतें देखी। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुई, मैं इंदौर चला गया तैयारी करने, और उसके 15 दिन बाद करीब मेरा रिजल्ट आया। मेरे दोस्त मेरे साथ रहते थे। मेरा रिजल्ट जब आया तो तीनों सालों का मिक्स होकर नंबर आते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का। तो तीनों नंबर आने पर 2 साल के नंबर पुराने निकालने के बाद जो तीसरा साल का नंबर होता है, उसमें मुझे परसेंट 62 करीब परसेंट आए। तो चूंकि मैंने साल भर मेहनत की थी और मेरे पीछे मेरे टीचरों ने भी मेहनत की थी, तो मुझे लगता था कि नहीं मेरे इतने कम परसेंट नहीं बन सकते। जबकि मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का मेरे प्रति सहानुभूति और सिंपैथी थी। उन्होंने बोले कि यार, पिता के मरने के बाद, चाचा के मरने के बाद, नानी के मरने के बाद तो फर्स्ट डिवीजन बनाया, हम तेरे पे प्राउड करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मेरी एक दिन की मेहनत नहीं थी जो बड़ी बड़ी घटनाओं से बिखर जाए। मेरे जीवन की एक तपस्या थी जिससे मैंने हमेशा तैयार की थी, पर मुझे लगा था कि नहीं मेरे इससे अधिक परसेंट आएंगे। तो 7 दिनों बाद जब मार्कशीट आई, तो उसमें मालूम हुआ कि उसमें 1348 नंबर करीब थे मेरे तीनों साल की मिलाकर। तो 600 अंक, 1800 का पेपर था, इसमें 1300 या समथिंग 1400 करीब थे। तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी कि 4 की जगह 3 लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मेरा 74 से ऊपर का परसेंटेज बना था, और मैं BSc मैथ्स का उस समय यूनिवर्सिटी का टॉपर था। तो एक बात मेरा चिंतन ने मुझे दिखाया कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट में मैंने आगे तक गया। उसके बाद जब मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई में आगे तक गया। और इन दोनों ही सफलताओं से मैंने एक चीज़ सीखी जो मेरे लिए जीवन में बहुत उपयोगी हुई, जिसके कारण ही मैं बाद में IAS के एग्ज़ाम निकाल पाया, कि आप लगातार प्रयास करते हैं और ईमानदारी से प्रयास करते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं, और आपका उस कार्य के प्रति समर्पण होता है, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है।
मुझसे लोग पूछते हैं कि ईश्वर क्या है। मैं हमेशा कर्म को ईश्वर मानता हूँ और हमेशा इस बात को, जैसे कि मैं पहली लाइन में भी बोला, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वो काटोगे। यदि आप नीम बोगे तो आपको नीम मिलेगा और आम बोगे तो आम मिलेगा। ईश्वर आपकी ये परीक्षा लेता है और कर्म को ही मैं ईश्वर मानता हूँ। अब मैं आपको दूसरे पक्ष में आता हूँ अपने जीवन के, कि पिता के देहांत के बाद मेरी माँ को कुछ पेंशन मिलती थी। उस पेंशन से जब मैं इंदौर में गया तो मुझे उन्होंने 1500 रुपये मंथली भेजती थी। इंदौर में तो वो खर्चा मुझे चल जाता था, क्योंकि वहाँ का किराया 600 रुपये थे, खाना 400 रुपये में हो जाता था, और दोस्तों के साथ रहने के बाद वो 300 में मुझे और चीज़ें व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन जब मैंने तैयारी की, मेरा यूपी PCS का एग्ज़ाम निकला, मेरा राजस्थान का एग्ज़ाम निकला, मेरा छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम निकला, लेकिन मेरी इच्छा कभी भी PSC पास करने की नहीं रही। मेरी इच्छा थी कि मैं एक IAS के एग्ज़ाम से निकाल कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था, क्योंकि मैंने दूसरे अधिकारियों को देखा था कि कहीं ना कहीं उनको काम करने में समस्या देखी थी मैंने, और वो स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पाते थे। मेरी इच्छा थी कि मैं स्वतंत्र डिसीजन लूँ और कुछ नया करूँ देश के लिए। अगर मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता तो कलेक्टर ही बनूँ और देश में कुछ बदलाव लाऊं। इंदौर की पढ़ाई के बाद मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में भी मुझे 1500 रुपये मेरी माँ देती थी। लेकिन 1500 रुपये दिल्ली के लिए बहुत कम थे, क्योंकि 1000 रुपये का रूम था, 600 रुपये का टिफ़िन था, और उसके अलावा 500 रुपये के मिनिमम खर्चे होते थे। मैं आपको 2004 की बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन पूरे दोस्तों का जिन्होंने मुझे सहयोग किया। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे सहयोग किया। मैं 1000 रुपये किराया देता था। खाना मैंने एक समय का लगाया जो मुझे 400 रुपये में मिल जाता था। 100 रुपये बचते थे, तो जो उसमें मैं चाय वगैरह पीता था वहाँ पर लोकल वे में एक समय में, तो खाना 6 की जगह 4 रोटी और एक समय खाना और रात भर पढ़ना, जिससे एक ही समय भूख लगती थी। दूसरे समय हम 2 रुपये की चाय और एक टोस्ट रहकर एक समय बिता दिया करते थे। जब 1 साल तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और जब घर से दबाव बनने लगा कि यार हम गांव के लोग हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े लोग हैं, हम हिंदी स्कूल में पढ़े लोग हैं, हम सफल नहीं हो सकते, इतनी बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, इसे तुम छोड़ दो और आकर यहाँ पे नौकरी, कई सारी नौकरी हैं, ज्वाइन कर लो। तो मेरे मन में एक बात आई जो मैंने माँ से बोली, माँ मैं तो संघर्ष करने के लिए निकल गया हूँ, अब तो मैं वापस बन के ही आऊँगा। लेकिन एक बात जो मेरी माँ को परेशान करती थी, उसके कारण उन्होंने ये बात बोली थी कि जब भी मैं आता था गांव तो बोला जाता था देखो कलेक्टर आ गया। एक प्रकार का टॉन्ट था जो मेरी माँ को बड़ा बुरा लगता था। वहीं जब लोग इस प्रकार की बात करते थे और उनका अपना अनुभव भी था, इतना बड़ा अधिकारी बनना एक सामान्य बात नहीं है, तो वो अपनी जगह सही थी और जीवन में अकेले वो संघर्ष कर रही थी। मेरी एक बहन है जो अभी इस समय 48 साल की है, जो मानसिक रूप से विकलांग है बचपन से, तो 2 साल की बच्ची जैसा है, पूरा उसका करना पड़ता है। तो माँ के सपोर्ट में वहीं खड़ी थी। मेरा परिवार मेरे साथ जरूर खड़ा था, लेकिन भाग्य देखिए उसी बीच में मेरे भाई की नौकरी लगी और 1500 की जगह मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा उनसे मिलने लगा। मेरा IAS का प्री निकला, मैं OBC का कैंडिडेट था। मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे 25,000 रुपये उस सफलता पे दिए। कुछ पैसे मेरे पास आ गए तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। किस्मत की बात थी कि उस साल मेरा IAS का प्री भी हो गया। मेंस मैंने दिया, मेंस में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 3-4 नंबरों से चूक गया, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तैयार हुआ कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। उसी बीच में मेरे एक मित्र का सिलेक्शन हुआ। जब मुझे लगा यार कि ये जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो अच्छे घर का सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मानसिक रूप से मैं अधिक उससे मजबूत था। तो उस लड़के ने मुझे प्रेरणा दी, एक आंतरिक प्रेरणा कि जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब मैं दिल्ली में आकर मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारी इंटरव्यू देखे, तो मुझे लगा कि ये सब निकालने वाले कोई बड़े घर के नहीं होते, आम घर के होते हैं। हाँ, लेकिन उनमें 4 चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पर आकर सीखा। मैं वाकई सिलेक्शन में 1 साल लेट हुआ। 1 साल लेट इसलिए हुआ क्योंकि हमारे समय में हमसे कोई तहसीलदार भी बात नहीं करना चाहता था, कोई हमें गाइड भी नहीं करना चाहता था। अगर उनसे पूछ लो तो मतलब उनकी कैबिन में तक जाना अलाउ नहीं था। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। इंदौर में छोटा मोटा गाइडेंस मिला, जब दिल्ली आया तो एक सही गाइडेंस मिला। तो 4 चीज़ें मैं मानता हूँ कि 4 चीज़ों के बिना कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। पहला,
आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो आपकी दिशा स्पष्ट होनी चाहिए कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। कहते हैं ना कि हमें दिल्ली से भोपाल जाना हो तो हम हरिद्वार की रोड नहीं पकड़ सकते, हमें भोपाल की रोड ही पकड़नी पड़ेगी। उसी प्रकार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की बात होती है। कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस है, किन पुस्तकों को पढ़ना है, ये सब बड़ी महत्व बात रखती हैं। लक्ष्य, दिशा। तीसरी बात होती है इंस्ट्रूमेंट, यंत्र। यंत्र, पढ़ाई के लिए यंत्र तो पुस्तकें होती हैं। कितनी पुस्तकें पढ़नी है? जब तक हमें मालूम नहीं था कि पुस्तकें कितनी पढ़नी है, तब तक हमने बहुत पुस्तकें पढ़ी। इंदौर में मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी, दिल्ली की शुरुआती क्षण में बहुत पुस्तकें पढ़ी। लेकिन 2-3 सालों के अनुभव के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, इतनी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है, सही पुस्तकों की आवश्यकता है। लक्ष्य सही हो गया, दिशा सही हो गई, अब इंस्ट्रूमेंट सही हो गए। लेकिन इन तीनों को सही होने में मुझे 2 से 2.5 साल का समय लग गया। इन तीनों के अलावा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, सभी को बोलना चाहूँगा, ये तीनों चीज़ तभी लागू होंगी यदि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित होंगे, यदि आप उस काम को दिल से करेंगे, आप उस काम को जुनून से करेंगे। क्योंकि जुनून से किया हुआ कार्य, दिल से किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीत एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जीत जरूर मिलती है। अगली बार फिर से मेरा प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू की तैयारी की, मेरा आईएएस का एग्ज़ाम निकला। मैं अपने क्षेत्र से निकला हुआ पहला बच्चा था। मैं अपने जिले से निकला हुआ दूसरा या तीसरा बच्चा था। लेकिन जानते हैं, इन सभी लोगों जिनने भी आईएएस की एग्ज़ाम निकाली, उनमें सबसे अधिक प्रचारित मैं हुआ। मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS की नौकरी मिली, सबसे अधिक चर्चा मेरी रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस कीचड़ से कमल निकलता है उसको देखने वालों की संख्या अधिक होती है, और कांटों से निकले हुए गुलाब की भी महत्ता होती है। मैं एक पिछड़े परिवार से, कमज़ोर परिवार से, एक संघर्षवादी परिवार से, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, एक हिंदी मीडियम का बच्चा, और एक संघर्ष करता हुआ बच्चा जब इतनी बड़ी एग्ज़ाम को निकालता है तो स्वाभाविक सी बात है उसका नाम होना एक स्वाभाविक सी घटना है। दोस्तों, विशेषकर बच्चों, जो समस्याएं हैं आगे बढ़ने की, वो समस्याएं मैं 2 मानता हूं। पहली समस्या है जज्बे की कमी, और दूसरा है बहाना। अगर मैं ये बहाना करके पढ़ाई नहीं करता कि मेरे पिता का देहांत हो गया, यदि मैं ये सोचकर पढ़ाई नहीं करता कि मेरे चाचा का देहांत हो गया, यदि मैं सोच के पढ़ाई नहीं करता कि मेरी नानी का देहांत हो गया, तो जब मैं आईएएस की तैयारी करने गया या कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने गया या कोई नौकरी की तैयारी करने गया, तो मेरी मार्कशीट में ये नहीं लिखा होता कि उस समय मेरे पिता का देहांत हो गया था इसलिए इसके परसेंटेज कम बने थे। भविष्य पास्ट में हुई घटनाओं को नहीं देखता, भविष्य केवल उसको देखता है कि आपने क्या किया, उसका रिजल्ट क्या है। बहानों से ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी ज़िंदगी समर्पण से। इसलिए अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो जाइए, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए कर रहे हैं। यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और उसको ईमानदारी से करेंगे, तो सफल कोई और नहीं होगा, आप सफल होंगे। और यदि आपको सफल होना है तो अपने कार्य को ईमानदारी से करना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब हजारों की संख्या में लोग सफल होते हैं तो आप क्यों सफल नहीं हो सकते, और आपको सफलता से रोका किसने है? आपको सफलता से रोकने वाला केवल वो आप स्वयं होते हैं, आपकी विचारधारा होती है, आपके भाव होते हैं, और आपके कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपको सोचना पड़ेगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों जीत नहीं सकता। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, जब अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, तो आपको तो एक सामान्य सी एग्जाम पास करनी है। एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा जो मैंने आपसे बोला नहीं,
कि जानते हैं आप कि जिस जगह से मैं निकला मुझे ईमानदारी मिली, और उस ईमानदारी में मैंने देश की सबसे अच्छी, अपनी सर्विस में सबसे अच्छी जगह कार्य किया है। इसके साथ साथ मैंने मंत्रालय में भी काम किया। एक गांव से निकलकर मंत्रालय तक का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक सोचता हूँ, और मेरी इस सोच ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ, और मैं सफल हूँ क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूँ, और लगातार मुझे सफलता मिलती है क्योंकि मैं सफलता के बारे में सोचता हूँ, विफलताओं के बारे में नहीं सोचता। यदि आप सफलताओं के बारे में सोचेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, और उस कार्य पे लगातार काम करेंगे, और ईमानदारी से काम करेंगे, और बहाना नहीं करेंगे, तो आप सफल होंगे। सफल का कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई जादू नहीं है। अपने लिए सोचें, अपनी सफलता के लिए सोचें, अपने भविष्य के लिए सोचें। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, आपकी सफलता से आपका परिवार आगे बढ़ जाएगा, आपका गांव आगे बढ़ जाएगा, आपका क्षेत्र आगे बढ़ जाएगा। और यदि आप असफल होते हैं तो केवल आप असफल हो रहे हैं, ध्यान रखना, और आप अपने कारणों से असफल हो रहे हैं। और असफलता का कोई बहाना नहीं होता, क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। दोस्तों, लगकर मेहनत करें। हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। एक बात दुष्यंत सिंह ने कही है, जो असफल होते हैं मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, जो नकारात्मक सोचते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।